विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज इस वार्ता में हम लोग संस्थागत उत्तरदायित्व, उसका अर्थ, उद्देश्य और विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संस्थागत उत्तरदायित्व का क्या अभिप्राय है? संस्थागत उत्तरदायित्व को हम लोग इन संदर्भों में देख सकते हैं कि जब भी कोई अभिभावक अपने बच्चे को, अपने पाल्य को किसी संस्था में भेजता है, किसी संस्था में प्रवेश दिलाता है, तो निश्चित तौर पे उसके मन में कुछ लक्ष्य, उद्देश्य या अपेक्षाएं होती हैं। कहने का मतलब है कि जब भी कोई अभिभावक या जब भी कोई हम आप भी अपने बच्चों को जब किसी विद्यालय में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं तो हमारे मन में कुछ भाव होते हैं, हमारे मन में कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन अपेक्षाओं का बोझ उन संस्थानों पर हमेशा होता है, लेकिन क्या इन संस्थानों को इन लक्ष्य, उद्देश्य या अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनाने का कोई प्रावधान है? क्या ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जिससे कि यह संस्था उन अभिभावकों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी हो सके? इस महत्वपूर्ण बातचीत पर, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर इस पूरे व्याख्यान में हम लोग अपनी बातचीत केंद्रित रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 ने शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों सहित राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों और इसके अधिकारियों के लिए उत्तरदायित्व के मानदंड को विकसित करने की सिफारिश की है और इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी एट लेंथ बातचीत करती है कि किस प्रकार से विभिन्न संस्थानों का ऑटोनॉमी तो दी जानी चाहिए, उनको स्वायत्त तो बनाना चाहिए, लेकिन स्वायत्तता के साथ साथ उनकी कुछ जवाबदेही भी होनी चाहिए, उनके कुछ उत्तरदायित्व भी होने चाहिए। इस बात को कुछ उदाहरणों की सहायता से हम समझने का यत्न करेंगे। संस्थागत उत्तरदायित्व के प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो हम लोग भारतवर्ष में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो हैं उनका संदर्भ ले सकते हैं। भारत में जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं उनको हम लोग जब देखते हैं, उन पर जब हम लोग विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि यह महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम या शैक्षणिक सूचना के बिना ही डिग्री प्रदान कर रहे हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात जस्टिस वर्मा समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ने ही इस प्रकार के गलत अभ्यासों के बारे में संकेत किया है और मशरूमिंग ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर एट लेंथ बातचीत की है। जस्टिस वर्मा समिति ने तो विस्तार से इसकी चर्चा की है और जस्टिस वर्मा समिति के इन पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने दस्तावेज में भी स्थान दिया है, शामिल किया है। लेकिन क्या ऐसी संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने की कोई व्यवस्था है? बहुत ज़्यादातर हम लोग यह कह देते हैं कि अब ऐसे संस्थान नहीं खोले जाने चाहिए, लेकिन जो संस्थान इस प्रकार के खोले गए हैं, क्या उनको उत्तरदायी बनाने के लिए, क्या उनको जवाबदेह बनाने की कोई व्यवस्था हमारे पास मौजूद है? इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि संस्थागत उत्तरदायित्व की महती आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। और क्यों? क्योंकि यदि हम लोग संस्थाओं को उत्तरदायी नहीं बनाएंगे, यदि हम लोग शैक्षणिक संस्थाओं को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तो वह जिन कार्यों के लिए उनका सृजन किया गया है कि एक जिम्मेदार नागरिक का सृजन करना, एक ऐसे नागरिक का सृजन करना जो समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो और ऐसे नागरिक का सृजन करना जो भारतीय संविधान में गहरी आस्था और निष्ठा रखता हो, इस तरह के नागरिक को तैयार करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जवाबदेह बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को उसके लिए उत्तरदायी बनाना बेहद आवश्यक है। और इन शैक्षणिक संस्थानों को उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों को एक तरीके के सिस्टम पर काम करना चाहिए, एक तरीके के तंत्र पर काम करना चाहिए जिससे कि इन संस्थाओं को हम लोग जवाबदेह या उत्तरदायी बना सकें। संस्थागत उत्तरदायित्व का अर्थ है अकाउंटेबिलिटी। अंग्रेजी में यदि इसका हम लोग अनुवाद करते हैं तो इसके लिए अंग्रेजी शब्द जो इस्तेमाल होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मूलतः लैटिन
शब्द है जिसे एकाउंटेयर टू अकाउंट से उद्धृत किया गया है। 13वीं शताब्दी के अकाउंटेबिलिटी शब्द नॉर्मन इंग्लैंड में प्रयोग होने तक किसी भी अंग्रेजी पाठ में यह दिखाई नहीं देता है। उत्तरदायित्व का अर्थ शिक्षार्थी के कार्यों और शिक्षा संस्थानों में ज्ञान की उपलब्धियों को जिम्मेदार और दायित्व के रूप में आवंटित किया जाना प्रदर्शित होता है। यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि लोकतंत्र में स्वायत्तता और उत्तरदायित्व साथ साथ चलता है। कहने का मतलब, यदि आप स्वायत्तता की मांग करते हैं, यदि शैक्षणिक संस्थान यह कहते हैं कि हमें स्वायत्त होना चाहिए, हमें ऑटोनमस होना चाहिए, तो इस ऑटोनॉमी के साथ साथ जवाबदेही भी महत्वपूर्ण होती है। कई बार भारतीय संदर्भों में जब हम इस पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि हम लोग ऑटोनॉमी की तो मांग करते हैं, लेकिन जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो ऑटोनॉमी की तो मांग करते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व के प्रति निरपेक्ष भाव रखते हैं। कई बार इसका उल्टा भी होता है। जो सरकारें हैं वो कई बार लिमिटेड ऑटोनॉमी देती हैं, वो कहती हैं लिमिटेड ऑटोनॉमी, मतलब पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जवाबदेही जब तय करनी होती है तो उन शिक्षण संस्थानों को तुरंत जवाबदेह बना देती हैं। उनको कहती हैं कि आप को जिस कार्य के लिए सृजित किया गया था उस कार्य में आप अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकारें चाहती हैं कि शिक्षण संस्थाओं की जवाबदेही तय हो तो शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त भी बनाना चाहिए, और शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि यदि उन्हें पूर्ण ऑटोनॉमी चाहिए, फुल्ली ऑटोनमस चाहिए, तो उन्हें कुछ जिम्मेदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी ठीक तरीके से समझना होगा। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में स्वायत्तता और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास स्वायत्तता की शक्ति है तो उसके पास स्वतंत्रता की उत्तम क्षमता है, इसलिए वह खुद को प्रसन्न और समृद्ध बनाने के उन सभी संभव चीज़ों को करने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए हम लोग एजुकेशनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जिससे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वह खुद को समृद्ध करें नए नए एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, नवाचारों के द्वारा, और यह तभी संभव होगा जब वो ऑटोनमस होंगे। हर किसी के लिए अपने काम में जवाबदेही लाना बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जवाबदेह होना, अकाउंटेबिलिटी लेना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में जो भी विचार करता है उसे अपनी गतिविधि के द्वारा उचित ठहराने का प्रयास करता रहता है। तो ये सारे संदर्भ हैं जो कि स्वायत्तता और उत्तरदायित्व दोनों के साथ साथ चलते हैं। उत्तरदायित्व किसी भी सुशासन का प्रमुख घटक है। यदि हम लोग कहते हैं कि कोई भी शासन बहुत अच्छा चल रहा है तो इसका महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उत्तरदायित्व, जवाबदेही। किसी व्यक्ति या शैक्षिक संस्थान का यह दायित्व है कि वह अपनी गतिविधियों का हिसाब रखे कि वह कौन कौन सी गतिविधियां संचालित कर रहा है, उन गतिविधियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे और पारदर्शी तरीके से परिणामों का खुलासा करें। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वह उसका एकेडमिक कैलेंडर जो है वो ठीक समय पर जारी हो और उस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से वह सारे कार्य करे और उस एकेडमिक कैलेंडर की जिम्मेदारी स्वीकार करे और उस एकेडमिक वर्ष में उसने क्या परिणाम हासिल किए, विद्यार्थियों की सफलता के संदर्भ में, रिसर्च के संबंध में, शोध के संदर्भ में, या जो भी उसके स्थापना के उद्देश्य रहे हों उन स्थापना के उद्देश्यों के संदर्भ में उसने क्या परिणाम हासिल करें, इसका भी खुलासा करें। उत्तरदायित्व व्यक्ति या संस्था के बारे में वर्तमान वास्तविकता को दर्शाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है या नहीं। जिन लक्ष्यों के लिए उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया गया था उन लक्ष्यों को वह पूरा कर रहा है या नहीं। सरल शब्दों में जवाबदेही किसी के कार्यों या व्यवहार के लिए उत्तरदायी होना ही है। इसी को हम लोग उत्तरदायित्व की भी संज्ञा देते हैं। एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं हीम ने उत्तरदायित्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि उत्तरदायित्व वह जिम्मेदारी है जो कुछ करने के अधिकार के साथ आती है। हीम महोदय ने उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी, अधिकारी, मूल्यांकन और नियंत्रण से जुड़ी एक बहुआयामी अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है।
इस हेतु कम से कम 2 समूहों और उनके बीच पारस्परिक संबंध की आवश्यकता होती है। एक समूह कार्यवाही हेतु प्रतिनिधि को अधिकार सौंपती है और दूसरा समूह विश्वसनीयता के प्रदर्शन को दिखाता है, विश्वसनीयता के प्रदर्शन को स्थापित करता है। अब उत्तरदायित्व के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? उत्तरदायित्व के 5 प्रकारों की चर्चा होती है। पहला है संगठनात्मक उत्तरदायित्व, दूसरा है राजनीतिक उत्तरदायित्व, तीसरा है कानूनी उत्तरदायित्व, चौथा है व्यावसायिक उत्तरदायित्व और पांचवा है नैतिक या नीतिपरक उत्तरदायित्व। एक एक करके इन उत्तरदायित्वों से हम क्या समझते हैं, इन उत्तरदायित्वों का क्या अभिप्राय है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले संगठनात्मक उत्तरदायित्व। संगठनात्मक उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध से मतलब है, जैसे कुलपति, प्राचार्य और शिक्षकों का संबंध, और यह इसी के माध्यम से काम करती है। यह नेतृत्वकर्ता के अधिकार और जिम्मेदारी को परिभाषित करती है। यदि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं तो उसमें संगठनात्मक उत्तरदायित्व आपकी जिम्मेदारी होती है। विद्यालयों में प्रधानाचार्य हो सकते हैं, प्राचार्य हो सकते हैं, जिन्हें हम लोग हेडमास्टर कहते हैं, वो हो सकते हैं, और विश्वविद्यालयों में कुलपति हो सकते हैं। यह मूलतः कुछ स्पष्ट नियमों या मानकों के अनुपालन को सुरक्षित करती है, और यहाँ तक कि जब नेतृत्वकर्ता के आचरण में काफ़ी स्वायत्तता होती है तब भी वे संगठनात्मक उत्तरदायित्व के दबाव को महसूस करते हैं। कहने का तात्पर्य है, कई बार जब स्वायत्त होते हैं कुलपति या प्राचार्य तो भी वो संगठनात्मक उत्तरदायित्व के दबाव को महसूस करते हैं। उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह अन्य शिक्षकों या गैर शैक्षणिक स्टाफ के साथ अपने जो महत्वपूर्ण संबंध हैं, अपने जो कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं, उसको बना के रखें और उन्हें अपनी संस्था के लिए बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहें। यही संगठनात्मक उत्तरदायित्व की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक उत्तरदायित्व। राजनीतिक जवाबदेही का प्रयोग मुख्य रूप से चुने हुए राजनेताओं के द्वारा किया जाता है और लोकतांत्रिक नियंत्रण हासिल करने के लिए किया जाता है। इसे 3 आयामों के अंतर्गत लागू किया जाता है। पहला, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, मंत्री के स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से उन मंत्रियों के माध्यम से लागू किया जाता है, उनसे संबंधित मंत्रालय में हर मामले के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। और तीसरा, संवैधानिक या अन्य समतुल्य दस्तावेजों में व्यक्त कानून। कानूनी उत्तरदायित्व। कानूनी उत्तरदायित्व में न्यायालयों और अन्य न्यायिक संस्थानों की उत्तरदायी प्रणालियाँ अधिकारों की रक्षा और गलतियों का निवारण करके केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह अधिकतर संगठनात्मक और व्यक्तिगत व्यवहार की ईमानदारी की जांच से संबंधित है। व्यावसायिक उत्तरदायित्व। शिक्षक, वकील, डॉक्टर आदि जैसे पेशेवर संघों द्वारा निर्धारित कुछ आचार संहिता और पद्धतियों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। पेशेवर उत्तरदायित्व इन मानकों और व्यावसायिक व्यवहार के लिए आचार संहिता के अनुरूप है, क्योंकि ये मानदंड सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं और सभी पेशेवरों को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में लागू करने की आवश्यकता होती है। इन्हें हम लोग प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, करना चाहिए। लेकिन इसमें यह संदर्भ भी महत्वपूर्ण होता है कि जिन विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ा रहा है वह किस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं, किस प्रकार के सामाजिक समूहों से आते हैं, किस प्रकार के ग्रुप से आते हैं, वेदर दे आर कमिंग फ्रॉम एडवांटेज्ड ग्रुप्स, क्या वह एडवांटेज्ड सेक्शन से आते हैं, लाभकारी समूहों से आते हैं या अलाभकारी समूहों से आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति झारखंड या छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ा रहा है तो उसके लिए एक आपको अलग से मानदंड तय करना होगा। दूसरी बात यह है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अध्यापक पढ़ाता तो है किंतु वह उसकी एक सीमा है, वह शिक्षार्थियों के ग्रहण करने विषयों को समझने में उनका जो एक दायरा है उसको भी अभिहित करता है। कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक जो है वह एक ही कक्षा में 40 बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें से 10 बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और 10 बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर के जो उत्तरदायित्व तय करने की कई बार बात होती है वह एक मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी होती है, एक मैटर ऑफ डिबेट होता है, एक बहस का मुद्दा बन जाता है। संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित कैसे किया जाए, इसके क्या प्रावधान हो सकते हैं? उत्तरदायित्व को या तो प्रक्रिया, मतलब जैसे भी कुछ किया जाता है वह, या परिणाम, मतलब क्या परिणाम प्राप्त किया जाना है, की ओर निर्देशित किया जा सकता है। जब इसे प्रक्रिया कहा जाता है
तो शिक्षक को प्रचलित अपेक्षाओं के अनुसार गतिविधि का संचालन करने की जिम्मेदारी के साथ साथ गतिविधि में संलग्न होने का अधिकार दिया जाता है। जब इसमें परिणामों को शामिल करके आगे बढ़ाया जाता है तब शिक्षक अपने कार्यों के प्रभावों या परिणामों के लिए जो चाहे सकारात्मक या नकारात्मक हों के लिए जिम्मेदार हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब शिक्षक पठन पाठन का कार्य करता है या पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी जब भाग लेता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेता है, तो उसके जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन लक्ष्यों के प्रति, चूंकि उन सारी प्रक्रिया में वह शामिल होता है, तो उन लक्ष्यों के प्रति भी उसे जिम्मेदार बनाया जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्यों के प्रति भी आपको जिम्मेदार होना चाहिए। वह लक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं, जिसके लिए यह सारी चीज़ें सृजित की गई हैं, उसका परिणाम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रति भी शिक्षकों को या संस्थाओं को उत्तरदायी बनाए जाने की वकालत की जाती है। उत्तरदायित्व के सामान्य कार्य को कैसे समझा जाए? उत्तरदायित्व के सामान्य कार्य क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तरदायित्व के लिए निर्धारित करने के लिए सबसे पहले तो जो आवश्यक तत्व है वह लोकतांत्रिक नियंत्रण हो सकता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रशासन को ईमानदारी से बढ़ाना हो सकता है, प्रदर्शन सुधार में सहायक हो सकता है, सार्वजनिक प्रशासन की वैधता को बनाए रखना और बढ़ाना हो सकता है, विरेचन के लिए पद्धति हो सकती है। ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हो सकती हैं। एक एक करके इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला है लोकतांत्रिक नियंत्रण, जिसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्रोल कहते हैं। उत्तरदायित्व के लिए नागरिक समाज के लोकतांत्रिक नियंत्रण को प्रतिनिधियों पर, मतलब शिक्षकों पर नियंत्रण करने और उन्हें जनता की सेवा करने में उनकी प्रभावशीलता और दक्षता के लिए न्याय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों पर नागरिक समाज के लोकतांत्रिक नियंत्रण को लागू करने में उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तरदायित्व प्रतिनिधियों को जनता की सेवा करने में उनकी प्रभावशीलता और दक्षता के लिए न्याय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक प्रशासन की ईमानदारी को बढ़ाना, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सार्वजनिक प्रशासन है उसमें किस प्रकार से ऑनेस्टी को, ईमानदारी को बढ़ाया जा सकता है। जो भी उत्तरदायी व्यवस्था है वह ईमानदारी और उचित आचरण के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ाकर सार्वजनिक प्रशासन की ईमानदारी को मजबूत करती है और इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जब भी कोई सार्वजनिक प्रशासन होता है और उसमें प्रोफेशनल एथिक्स का ध्यान रखा जाए, ऑनेस्टी का ध्यान रखा जाए, तो उत्तरदायित्व को और बेहतर तरीके से, जवाबदेही को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रदर्शन सुधार में सहायक, उत्तरदायित्व प्रदर्शन सुधार में सहायक होते हैं, प्रदर्शन सुधार का समर्थन करते हैं, जो संगठनात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है और यह अनपेक्षित परिणामों से हमें बचाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब आप यह बात कह देते हैं कि आप स्वायत्त तो हैं, साथ में आपकी ये जवाबदेही भी होगी, तो उस जवाबदेही के दबाव में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं और वो बेहतर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आप शिक्षकों की जवाबदेही तय करते हैं और उस जवाबदेही को तय करने के साथ साथ उनके सेवा नियमों या उनकी ऑटोनॉमी को आप बेहतर बनाते हैं, ऑटोनॉमी बढ़िया करते हैं, आप उनको स्वायत्त करते हैं और उसके बाद जब आप उनसे कहते हैं कि आपसे शोध के क्षेत्र में हमें इन परिणामों की अपेक्षा है, आपसे टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र में हमें इन परिणामों की अपेक्षा है, तो जब वो स्वायत्त होता है, जब वो ऑटोनमस होता है, तो वह उत्तरदायी भी बनता है और आप उससे उत्तरदायी भी बना सकते हैं और इन पूरी प्रक्रिया में उसका प्रदर्शन जो है वह सुधरता है, वह प्रोडक्ट जो तैयार करके देता है आपको वह बेहतर करेगा, इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सार्वजनिक प्रशासन की वैधता को बनाए रखना और बढ़ाना, जब भी हम लोग उत्तरदायित्व की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं, तो उत्तरदायित्व एक ऐसे उपकरण के रूप में काम करता है जो कर्ताओं अर्थात शिक्षकों और हितधारकों, माता पिता, विद्यार्थियों और समाज के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है और इन दोनों के बीच सेतु का भी कार्य करता है।
साथ में वह यह भी सुनिश्चित करता है कि जनता की आवाज़ सुनी जाए, सामान्य जनमानस की आवाज़ सुनी जाए और व्यक्तिगत संस्थानों को जनता के लिए उत्तरदायी बनाने में सक्षम बनाया जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तमाम जो पद्धतियां हैं वह काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। इसमें आखिरी जो बिंदु है वह है विरेचन के लिए पद्धति। उत्तरदायित्व कई बार गंभीर कदाचार और सार्वजनिक विश्वास के उल्लंघन के मामले में शुद्धिकरण के लिए एक तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। एक विस्तृत जांच जो सभी कारकों की पड़ताल करती है, जिसके कारण अस्वीकृत नतीजे सामने आए हैं, यह समझने का अवसर भी प्रदान करती है कि क्या गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है, और इस प्रकार यह त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकती है और नियमों और विनियमों के बेहतर अनुपालन में सहायता करती है। इस प्रकार से जब उत्तरदायित्व के विभिन्न आयामों की हम लोग इस पूरे सत्र में चर्चा कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने यह बात समझने का यत्न किया कि स्वायत्तता और उत्तरदायित्व दोनों एक साथ साथ चलने वाले तत्व हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक संगठन में उत्तरदायित्व का अपना महत्व है, जवाबदेही का अपना महत्व है। लेकिन आप जवाबदेही तभी तय कर सकते हैं जब एजुकेशन के क्षेत्र में आप जवाबदेही तभी तय कर सकते हैं जब आप पर्याप्त स्वायत्तता भी प्रदान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।